नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप जांगीर एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर कुलदीप जांगीर होम्योपैथी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने कई दफ़ा देखा होगा, कुछ बुजुर्गों को देखा होगा कि जिनके हाथों में कंपन रहता है, वो चीज़ें तो ढंग से पकड़ नहीं पाते हैं, ढंग से चल नहीं पाते हैं, उनकी बॉडी में वाइब्रेशन होते हैं। इसके साथ साथ उनको बोलने में थोड़ी दिक्कत आती है, अपने जो रूटीन के काम होते हैं वो काम नहीं कर पाते ढंग से। दोस्तों, अगर ये सिम्टम मिलते हैं तो यह एक पार्किंसन डिजीज, जो कि एक नर्वस सिस्टम का एक डिसऑर्डर है, वो हो सकता है। दोस्तों, यूजुअली ये बुजुर्गों में 50 प्लस एज में होता है, लेकिन कई दफ़ा ये यंग जो एडल्ट्स होते हैं उनमें भी देखने को मिलता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि आखिर पार्किंसन डिजीज क्या है, इसके क्या कारण होते हैं, इसके क्या साइन और सिम्टम है, और इसका होम्योपैथी में क्या बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है, क्योंकि पार्किंसन डिजीज के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन अवेलेबल है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर पार्किंसन डिजीज क्या है। दोस्तों, पार्किंसन डिजीज एक लॉन्ग टर्म डिजनरेटिव एक डिसऑर्डर है हमारे ब्रेन का। दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो मोटर सिस्टम है, मोटर सिस्टम पे इसका प्रभाव पड़ता है, और जिसके कारण आपके जो मूवमेंट्स हैं, मूवमेंट पे इसका असर देखने को मिलता है। होता क्या है दोस्तों, आपके ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं सब्सटेंसिया नाइग्रा। सब्सटेंसिया नाइग्रा के अंदर एक केमिकल रिलीज होता है, न्यूरोट्रांसमीटर जिसको बोलते हैं, वो एक रिलीज होता है जिसको कि बोलते हैं डोपामिन। दोस्तों, जो डोपामिन होता है वह अलग अलग नर्व्स और मसल्स के बीच का जो कोऑर्डिनेशन होता है, जिसके कारण आपके बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं, उसको वो कंट्रोल करता है। और लेकिन जब आपकी बॉडी में किसी कारण से जब ये डोपामिन जब सिक्रीशन जो होता है वो कम हो जाता है या प्रॉपर्ली वो नहीं बन पाता है, तो उसके कारण आपकी जो बॉडी के जो मूवमेंट्स होते हैं वो प्रभावित होते हैं, और उतना जो मसल्स का और जो नर्व्स का कोऑर्डिनेशन होता है वो इतना मेंटेन नहीं रह पाता है। मान लीजिए दोस्तों, आपके ब्रेन में कोई मैसेज गया कि आपके सामने कोई चीज पड़ी है, आप उसको पकड़ना है, तो आपकी ब्रेन से वो मैसेज आएगा आपकी मोटर सिस्टम में जो मूवमेंट को के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, और आप उस चीज को पकड़ लेते हैं। लेकिन जब आपकी बॉडी में जब वो डोपामिन नहीं बन पा रहा है, तो उसके कारण जो मैसेज आपके दिमाग से होता है आपके हाथों में आना चाहिए, और जो आपके सामने कोई चीज पड़ी है आपको उसको पकड़ना है, तो वह जो मैसेज होता है वो मैसेज ढंग से नहीं जब पहुंच पाएगा, वो आपकी नर्व्स का और जो आपकी मसल्स है, उस मसल्स के बीच में जो ढंग से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा, जिसके कारण आप उस चीज को ढंग से पकड़ नहीं पाते हैं, आपका मूवमेंट स्लो हो जाता है, और आपके हाथों में एक वाइब्रेशन या कंपन होने शुरू हो जाते हैं, पकड़ कमजोर हो जाती है, आपकी बॉडी में वाइब्रेशंस आते हैं, और आपके जो डेली के जो रूटीन के जो आपको काम करने होते हैं उनमें आपको परेशानी आना शुरू हो जाती है। दोस्तों, चलिए ये तो बात हो गई कि आखिर पार्किंसन डिजीज क्या है। अब हम बात करते हैं कि पार्किंसन डिजीज अगर आपको है तो आपको उसकी बॉडी में क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे कि आप पहचान सकें कि कहीं ये जो सिम्टम आ रहे हैं वो पार्किंसन डिजीज के तो नहीं है। दोस्तों, इसमें जो सबसे पहला जो सिम्टम होता है वो होता है आपकी बॉडी में ट्रेमर्स, या आपकी बॉडी में कंपन होना, वाइब्रेशंस होना। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के हाथों में कंपन होते हैं, जब वो चीज पकड़ते हैं तो हाथों में उनके वाइब्रेशंस होते हैं, हाथ उनके हिलते हैं, वो प्रॉपर्ली कोई चीज को पकड़ नहीं पाते। मान लीजिए आपके घर में बुजुर्ग है या कोई मिडिल एज पर्सन है, तो वो कभी कोई भी चीज है उसको पकड़ रहे हैं, या जो मान लीजिए चम्मच से उनको अगर कुछ खाना है, तो चम्मच से जब वो पकड़ेंगे तो चम्मच उनका हिलेगा, और वो ढंग से उस चम्मच को पकड़ के अपने मुंह तक वो ले जाने में उनको दिक्कत आती है। उनको जो रूटीन के काम होते हैं उनको काम को करने में परेशानी आती है। मान लीजिए अगर वो कुछ लिख रहे हैं तो लिखने में उनके हाथों में कंपन होगा, जिसके कारण वो लिख नहीं पाएंगे, उनकी लिखावट में बदलाव आ जाएगा, हैंडराइटिंग उनकी चेंज हो जाएगी। अगर वो चलते हैं तो चलने में उनको परेशानी होगी, उनको चलने में उनको ऐसा लगेगा कि वो ठीक से चल नहीं पा रहे, बहुत जल्दी वो थक जाएंगे। उनके पैरों में रिजिडिटी आ जाती है, हाथों में रिजिडिटी आ जाती है, हाथों पैरों में कई दफा पेन भी होता है, जिसके कारण उनके जो स्टेप्स होते हैं, स्टेप थोड़े छोटे हो जाते हैं, इसलिए वो धीरे धीरे चलते हैं। चलने के बाद में उनको थोड़ा टाइम बाद उनको एकदम से ऐसा लगेगा उनके स्टेप्स रुक गए, वो चलते चलते एकदम से रुक जाएंगे। इसके साथ साथ उनको कई दफा ऐसा भी होता है कि वो चल भी नहीं पाते हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, जिसके कारण उनको कई दफा वो गिर भी जाते हैं चलते चलते, और उसके साथ साथ उनको चलने में उनको किसी वॉकर का सपोर्ट लेना पड़ता है, या किसी उनके जो घर के परिवार के जो सदस्य होते हैं उनके सपोर्ट से उनको चलना पड़ता है। कई दफा ये भी देखने को मिलता है कि जब वो बैठते हैं तो वो बैठने के समय आगे झुक जाते हैं, झुक कर बैठते हैं, और उसके जो चलते भी हैं तो चलने के साथ साथ में वो झुक के चलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों उनकी जो पकड़ होती है हाथों की, वो पकड़ काफी कमजोर हो जाती है, वो ढंग से पकड़ नहीं पाते हैं, उनको चलने में दिक्कत होती है, वो चलते चलते गिर भी सकते हैं। कई लोग जो होते हैं वो बैठे, अगर वो बैठे हैं तो बैठे बैठे पीछे की तरफ भी कई दफा ऐसा देखने को मिलता है कि वो पीछे की तरफ लुढ़क जाते हैं। इसके साथ में अगर दोस्तों हम बात करें उनके कुछ फेशियल एक्सप्रेशंस की, तो उनका जो फेस होता है उस पर फेस के जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो एक्सप्रेशन चले जाते हैं, उनके फेस पे किसी तरह के एक्सप्रेशंस नहीं दिखते हैं, बिल्कुल इसको बोलते हैं कि मास्क लाइक फेस हो जाता है उनका, किसी तरह के उनके फेस पे एक्सप्रेशन नहीं है जिसमें।
वो जब बोलेंगे तो उनकी आवाज़ जो होगी वो बहुत धीमे हो जाती है, और वो बोलते हैं वो हमें समझ में भी नहीं आता कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं। उनकी आवाज़ जो होती है वो इतनी स्पष्ट नहीं रह पाती है। इसके साथ में जब वो चलते हैं तो चलेंगे तो उनके हाथों को, जब हम एक सामान्य पुरुष जब चलता है या जहाँ सामान्य व्यक्ति जब चलता है तो उसके हाथों का मूवमेंट होता है उसके चलने के साथ साथ। लेकिन जो पार्किंसन डिजीज जिनको होती है उनके जब चलेंगे एक तो उनके स्टेप छोटे होंगे, और अगर वो चलते हैं तो चलने के साथ साथ उनके जो हाथों का मूवमेंट है वो हाथों का मूवमेंट इतना हिलते नहीं है वो हाथ। यह भी जो सिम्टम है वो इंडिकेट करते हैं कि उनको पार्किंसन जो डिजीज है वो हो सकती है। दोस्तों यह कुछ सिम्टम होते हैं जो देखने को मिलते हैं अगर आपको पार्किंसन डिजीज है तो। लेकिन इसके साथ में जब ये डिजीज और आगे बढ़ती है तो इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि उनकी जो चबाने में दिक्कत होगी, उनको निगलने में दिक्कत होगी, उनको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, उनको आगे जाके डिप्रेशन की भी उनको शिकायत हो सकती है। दोस्तों यह कुछ सिम्टम होते हैं जो कि अगर आपको पार्किंसन डिजीज बहुत ज़्यादा अगर आगे बढ़ जाती है या जब वो सीवियरिटी हो जाती है तो वहाँ पे ये सिम्टम देखने को मिलते हैं। दोस्तों यह हो गए इसके सिम्टम। अब हम बात करते हैं इसके कारण की, ऐसे कौन से कारण है जिसके कारण उनको पार्किंसन डिजीज हो जाती है। इसमें जो सबसे पहला और जो सबसे मुख्य कारण होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी बॉडी में, आपकी ब्रेन में अगर प्रॉपर्ली डोपामिन नहीं बन रहा है जो कि आपकी मसल्स के मूवमेंट्स के लिए या मसल्स और नर्व्स के कोऑर्डिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ताकि आपकी बॉडी में प्रॉपर्ली मूवमेंट्स हो। जब वो डोपामिन नहीं बनेगा तो ये कोऑर्डिनेशन जो होता है वो डिस्टर्ब होता है, और जिसके कारण आपकी बॉडी में मूवमेंट्स नहीं आते हैं, वो आपकी बॉडी में वाइब्रेशन शुरू हो जाते हैं, स्टिफनेस आ जाती है, ट्रेमर्स आना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों इसके अलावा एक और जो कारण माना गया है वो होता है आपका जो नर्व एंडिंग से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जिसको कि बोलते हैं नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन जब आपकी बॉडी से जब रिलीज प्रॉपर्ली नहीं होता है तो जिसका कि काम होता है आपकी जो बॉडी की ऑटोमेटिक जो मूवमेंट्स होते हैं, ऑटोमेटिक बॉडी फंक्शंस होते हैं, उसको वो कंट्रोल करता है। जैसे आपका ब्लड प्रेशर है, इसके साथ साथ आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो जब आपका प्रॉपर्ली रिलीज नहीं होगा तो आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो सकता है, जिसके कारण आपका जो ब्लड जो होता है वो आपकी मसल्स को प्रॉपर्ली नहीं मिलेगा, जिसके कारण आपकी बॉडी में थकावट रहेगी, आपको लेथर्जीनेस रहेगी, उसके साथ आपको वर्टिगो रहेगा, चक्कर आ सकते हैं, और आपको जो बॉडी का पोस्चर होता है वो पोस्चर चेंज हो सकता है। जब भी आप जैसे उठेंगे तो आपको हो सकता है आपको ऐसा लगेगा कुछ घूम सा रही है दुनिया। इस तरह से जो आपकी बॉडी में सिम्टम होते हैं वो देखने को मिलते हैं। इसके साथ में दोस्तों एक और जो कारण होता है वो होता है आपकी ब्रेन के अंदर एक पर्टिकुलर एक प्रोटीन होता है जिसको लीवी बॉडीज कहते हैं, वह जब आपकी बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है जिसके कारण भी ऐसा माना गया है कि ये पार्किंसन जो डिजीज होती है वो डेवलप हो सकती है। दोस्तों जो ये जो पर्टिकुलर प्रोटीन्स होते हैं यह आपका पार्किंसन डिजीज का भी कारण बन सकता है, और आपकी जो मेमोरी लॉस होती है धीरे धीरे उसके साथ साथ तो वह भी उसके कारण से आपको ये पार्किंसन के साथ आपको मेमोरी लॉस का भी एक कारण बन सकता है। दोस्तों इसके अलावा अगर आपको कभी कोई ट्रॉमा है या भी कोई आपको ब्रेन इंजरी हुई है, आपको सर में कभी चोट लगी है तो उसके कारण भी आपको ये डिजीज आपको डेवलप हो सकती है। आपको इसमें कुछ मेडिसिन होती है, मेडिसिन के कारण भी आपको ये डिजीज डेवलप हो सकती है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जो मेल्स और फीमेल्स दोनों को प्रभावित करती है, लेकिन मेल्स में फीमेल्स के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलती है। और एक जो सबसे बड़ा और जो सबसे मुख्य कारण होता है वो होता है जेनेटिक, यानी अगर आपके परिवार में किसी को ये डिजीज है, यानी आपके पिताजी को अगर आपके माताजी को ये डिजीज है तो यह डिजीज आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके अंदर भी ये डिजीज आए, क्योंकि जो जेनेटिक इफेक्ट होता है वो सबसे बड़ा इसमें एक फैक्टर होता है जो कि सबसे बड़ा एक रोल प्ले करता है कि अगर आपको परिवार में किसी को है तो आपको भी होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं इस पार्किंसन डिजीज के। दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की, यानी अगर आपको जो बॉडी में कुछ सिम्टम आते हैं तो आप कैसे पहचानेंगे कि आपको कहीं पार्किंसन डिजीज तो नहीं है। दोस्तों इसमें जो सबसे पहला जो आपको डायग्नोसिस का जो आपके पास में टूल होता है वो होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। दोस्तों आपके पास मान लीजिए कोई पेशेंट आता है तो आप इसमें सबसे पहले आप देखेंगे उसकी बॉडी का क्या पोस्चर है, उसके बॉडी के मूवमेंट्स आप देखेंगे, उसका आपको पूरा उसको जब आप उसको स्टडी करेंगे तो आपको उसको मोटा मोटी तौर पे आपको उसी से आइडिया लग जाता है कि इस पेशेंट को कहीं पार्किंसन डिजीज तो नहीं है, क्योंकि जो सिम्टम होते हैं वो स्पष्ट दिख जाते हैं पार्किंसन डिजीज के। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहें तो उसकी फैमिली हिस्ट्री ले सकते हैं कि कहीं परिवार में उनको इस तरह की डिजीज तो नहीं, उनके पिताजी को, उनकी माताजी को फैमिली हिस्ट्री है, उसके साथ साथ उनको वाइब्रेशन और कंपन आते हैं, तो यह निश्चित तौर पे इंडिकेट करता है कि कहीं उनमें भी यह पार्किंसन डिजीज तो नहीं है। इसके साथ में अगर आप आगे अगर आप और बढ़ते हैं तो इसके लिए आप सीटी करवा सकते हैं, एमआरआई करवा सकते हैं, या कुछ स्कैन्स होते हैं वो आप करवा के भी देख सकते हैं कि अगर उनको पार्किंसन डिजीज के सिम्टम आते हैं तो। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की। दोस्तों ट्रीटमेंट पार्ट पे जाने से पहले मैं आपको इसमें कुछ आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आपके परिवार में आपको या आपके परिवार में किसी को पार्किंसन डिजीज है तो आप उसके लिए पेशेंट को आप ऑपरेट करें, उनका कॉन्फिडेंस डाउन ना होने दें। उसके साथ साथ ट्रीटमेंट जो भी लेते हैं आप एलोपैथी मेडिसिन आपको कंटिन्यू करना होता है इनिशियली, उसके साथ में आप जो भी आपको मेडिसिन देते हैं मेडिसिन के साथ साथ आप उनको फिजियोथेरेपी जरूर करवाएं,
डॉक्टर की देख रेख में, या कुछ आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें होती है, या कुछ मैनेजमेंट वाली पार्ट होता है जो कि आपको करना होता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसकी कुछ होम्योपैथी मेडिसिन की। दोस्तों इसमें जो सबसे पहली और जो सबसे मुख्य मेडिसिन है वो है इसकी एगेरिकस मस्ट। एगेरिकस मस्ट 30 को लेना होता है इसमें। इसको लेने का तरीका होता है 3-3 बूंद डाइट जीभ पर दिन में 3 बार। दोस्तों एगेरिकस जो मेडिसिन है वो मैं कहूँगा पार्किंसन की, या आपकी बॉडी में अगर ट्रेमर्स है, रिजिडिटी है, अगर आपकी बॉडी में स्टिफनेस है, तो वहां पर ये एज ए स्पेसिफिक की तरह काम करती है। यह इसकी एक मुख्य दवा है पार्किंसन की, एगेरिकस। दोस्तों अगली जो मेडिसिन है वो है एम्ब्राग्रेसिया 30। एम्ब्राग्रेसिया 30 को भी लेने का तरीका है 3-3 बूंद डाइट जीभ पर दिन में 3 बार। एम्ब्राग्रेसिया के वहां अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं जहां पर अगर आपकी बॉडी में सिंगल जो पार्ट है बॉडी का, वहां पर अगर आपको बहुत ज्यादा ट्रेमर्स आते हैं, या जो ओल्ड एज पेशेंट है, स्पेशली ओल्ड एज पेशेंट्स के अंदर अगर ये इस तरह की कंप्लेंट्स आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वहां पर एम्ब्राग्रेसिया 30 बहुत अच्छा काम करती है। एक और जो मेडिसिन है वो है जेलसीमियम 30। जेलसीमियम 30 में दोस्तों अगर तो बॉडी में ट्रेमलिंग होती है, ट्रेमलिंग की एक मुख्य दवा है। जेलसीमियम 30 को लेने का तरीका है 3-3 बूंद डाइट जीभ पर दिन में 3 बार। इनिशियली जेलसीमियम को 30 पोटेंशियम दिया जाता है, फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं सिम्टम के अकॉर्डिंग आपको इसको धीरे धीरे पोटेंसी बढ़ानी होती है। 30 से 200 और 200 से आगे एज पर योर सिम्टम इसको आगे पोटेंसी हम लोग बढ़ाते हैं। अगली जो मेडिसिन है वो है दोस्तों इसकी स्ट्रामोनियम 30। स्ट्रामोनियम 30 में अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा रिजिडिटी, बहुत ज्यादा स्टिफनेस आ जाती है, उसके साथ साथ ट्रेमर्स आते हैं, तो स्ट्रामोनियम बहुत अच्छा काम करती है। स्ट्रामोनियम 30 को लेने का तरीका है 3-3 बूंद डाइट जीभ पर दिन में 3 बार। एक और जो मेडिसिन है दोस्तों जो कि मैं कहूँगा इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है, अगर आपकी बॉडी में ट्रेमर्स आते हैं, तो आपके अगर हाथों में बहुत ज्यादा कंपन होते हैं, तो वहां पर मैकफॉस 1M बहुत अच्छा काम करती है। मैकफॉस 1M को लेने का तरीका होता है 3 बूंद डाइट जीभ पर केवल 7 दिन में 1 बार। 7 दिन बाद इसको वापस रिपीट करना होता है। अगर इस तरह से करते हैं तो आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक और जो मेडिसिन है जो है मेडोरिनम 200। मेडोरिनम 200 से आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होता है दोस्तों। इसको आपको वीक में केवल 1 डोज लेना होता है। 3 बूंद डाइट जीभ पर आपको मेडोरिनम 200 की लेनी होती है। दोस्तों यह इसकी कुछ मुख्य मेडिसिन है जो कि एज पर सिम्टम, एज पर इंडिकेशंस दी जाती है। इसके अलावा और भी जो सिम्टम होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको और भी कुछ मेडिसिन होती है जो कि हम लोग काम में लेते हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो भी आपको जानकारी देते हैं ये आपके लिए बेसिकली आपकी नॉलेज के लिए होती है, सेल्फ मेडिकेशन के लिए नहीं है। आप कोई भी मेडिसिन लें हमेशा चिकित्सक की सलाह अनुसार लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। दोस्तों यह कुछ बेसिक जानकारी जो मैंने आज आपके साथ में शेयर की है पार्किंसन डिजीज के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं आज मैंने आपके साथ जो भी जानकारी शेयर की है आपको ये पसंद आई है और आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। जय हिंद।